history educator, and we are doing modern Indian history from a brief history of modern India. We are doing the chapter number 7, that is Revolt of 1857, and that is going to be the part 3rd of chapter number 7. हमने part 2 में in our last video we have seen what was the course of the revolt. We know what were the causes, क्या background था, किन चीज़ों ने contribute किया. Then eventually we saw कि कैसे हुआ revolt, किन different areas में हुआ, कौन से centers थे, who are the leaders जो उसे lead कर रहे थे, and eventually we have also seen कि कैसे वो एक failed revolt बना and how brutally the Britishers have suppressed it. लेकिन हम हमारे आज के क्लास में we are going to see कि what were the different reasons जिसकी वजह से ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया and उसका इफेक्ट क्या हुआ and what are the different opinions of different historians and thinkers about revolt of 1857. So let's begin our class. So as the big question, why the revolt failed? सो नंबर 1 जिसका रीज़न था वो ये था कि ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन नहीं था. हमने देखा कि ये इंडिया भर में फैल गया, लेकिन फिर भी जो इसका टेरिटोरियल स्प्रेड था वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा. हम देखते हैं कि जो ईस्टर्न, सदर्न और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया है वो मोर और लेस अनअफेक्टेड रहे. नॉर्थ इंडिया जो है बहुत ह्यूजली इसमें पार्टिसिपेट करेगा. ऑल द ईस्टर्न, सदर्न और वेस्टर्न एरियाज के कुछ पार्ट्स उसमें आएंगे, बट लार्जली जो है मोर और लेस ये अनअफेक्टेड रह जाएगा. क्यों? इसका क्या रीजन था? क्योंकि 57 से पहले जो यहाँ पर अपराइजिंग हुई थी, अर्लियर जो यहाँ की जो अपराइजिंग थी इन रीजन्स की, उन्हें इतनी ब्रुटैलिटी से सप्रेस किया गया था कंपनी के जरिए कि अब उनमें फिर से उनके खिलाफ उठ खड़े रहने की हिम्मत, ताकत नहीं रही थी. तो द ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन विच वाज एब्सेंट एक रीजन था रिवोल्ट के फेल होने का. और अगर हम बात करें तो क्या भारत के समाज के हर हिस्से ने, हर क्लास में इसने ज्वाइन किया? तो नहीं. सर्टेन जो क्लासेस थी और जो ग्रुप्स थी वो इसे ज्वाइन नहीं करती हैं. इवन वो साथ देंगे ब्रिटिशर्स का, रिवोल्ट के खिलाफ वो ब्रिटिशर्स के साथ खड़े होंगे. अगर हम बात करें बड़े बड़े जमींदारों की, तो वो ऐसे ब्रेक वाटर टू स्टॉर्म्स इवन अवध तालुकादार backed off once promises of land restitution was spelled out. जो मनी लेंडर्स और मर्चेंट्स होंगे वो सफ़र करेंगे इन म्यूटिनियर्स की रात को. सो उसकी वजह से वो क्या सोचेंगे कि हमें हमारी क्लास, हमें हमारी जो जमात है उसके इंटरेस्ट का फ़ायदे की बात सोचनी है, और वो ब्रिटिश के पेट्रोनेज में बेहतर चल पाएगी. इसलिए ये जो क्लासेस है वो ज्वाइन नहीं करेंगे रिवोल्ट को. अगर हम बात करें हमारे एडुकेटेड पढ़े लिखे इंडियंस की, सो वो रिवोल्ट को एक बैकवर्ड लुकिंग रिवोल्ट के तौर पर देखेंगे और वो कहेंगे कि ये आपके ज़मींदाराना निज़ाम, आपके फ्यूडल सोसाइटी का ही एक रिएक्शन है और ये बहुत कंजर्वेटिव लोग हैं एंड मॉडर्निटी से दूर है, सो वी डोंट वांट टू टेक पार्ट इन दैट. और ये जो पीपल होंगे उन्हें बहुत हाई होप्स होंगी ब्रिटिशर्स के साथ, बिकॉज हमें समझने की ज़रूरत है कि बेसिकली ये लोग एंग्लो एडुकेटेड होंगे. दैट मीन्स मेजरली वो लोग इंग्लिश एडुकेटेड होंगे. सो उन्हें ऐसा लगेगा कि ब्रिटिशर्स अगर भारत में रहेंगे तो एक नया मॉडर्नाइजेशन का दौर भारत को देखने मिलेगा. इस वजह से एजुकेटेड इंडियंस इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. लार्जली जो इंडियन रूलर्स होंगे मोस्टली वो रिफ्यूज़ कर देंगे ज्वाइन करने से. क्यों? रूलर्स हु डिड नॉट पार्टिसिपेट इंक्लूडेड, उनमें कुछ जो इंपॉर्टेंट नाम है वो शिंदे ऑफ ग्वालियर, होलकर्स ऑफ इंदौर, द रूलर्स ऑफ पटियाला, सिंध, और जो कुछ सिख चीफ्टन्स होंगे, द महाराजा ऑफ कश्मीर भी उनमें से एक होंगे. ये सभी जो है इस रिवोल्ट में साथ नहीं देंगे रिबेल्स का. और एक एस्टिमेट के तौर पे कहा जाता है कि 1/4 ऑफ द टोटल एरिया एंड नॉट मोर देन 1/10 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वाज अफेक्टेड. दैट मीन्स इतना बड़ा रिवोल्ट हम कह रहे हैं, बट देन टू 1/10 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन भी जो थी भारत की उस वक्त वो अफेक्टेड नहीं थी इस रिवोल्ट की वजह से. लार्जली ये नॉर्थ इंडियन फिनोमिना था.
जो पुअर आर्म्स और इक्विपमेंट थे। सी वी हैव सीन दैट कि जब नेटिव इंडियन रूलर्स जो है इक्विपमेंट और आर्म्स और एम्यूनेशन हथियारों के बारे में ब्रिटिशर्स के यूरोपियन हथियार और टैक्टिक्स का मुकाबला नहीं कर सकते थे, तो ये तो लार्जली सिविलियंस का रिबेलियन था। ऑल्दो वी नो दैट इसमें म्यूटिनी थी सिपाहीज की, इसमें भी बहादुर शाह जफर को सिंबॉलिक लीडर बनाया गया था और बहुत ब्रेव हार्ट हमारे नेटिव रूलर्स भी इसमें शामिल थे। बट देन टू जो हमारे इक्विपमेंट्स थे वो पुअर थे मटीरियली, और जो हमारी फाइटिंग थी हमारी बेसिकली वो स्वॉर्ड स्पीयर और कुछ गन्स पर आधारित थी। लेकिन जो यूरोपियन सोल्जर्स थे वो लेस थे हथियारों से, न्यू टेक्निक से, उनके जो वेपन्स थे उनके पास एनफील्ड राइफल जैसे हथियार थे, उनके पास इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम था जिसकी वजह से उनकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग थी, उनकी मूवमेंट बहुत फास्ट थी और स्ट्रैटेजी रिबेल्स की उनके आगे काफ़ी कमज़ोर थी। हमारा जो रिबेलियन था, जो इंडिया ने रिबेल किया था, वो बड़ा ही अनकोऑर्डिनेटेड और पुअरली ऑर्गेनाइज था, बिकॉज ये लोग कोई एक जमात के लोग नहीं थे। दे वर नॉट लाइक वन पार्टी रिबेलिंग अगेंस्ट द अनदर अथॉरिटी के इनका पूरा सिस्टम होगा, कम्युनिकेशन सिस्टम होगा, लीडरशिप होगी। नो, इट वॉज नॉट लाइक दैट। सो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा लैक करेगा। वी नो दैट सेंट्रल लीडरशिप भी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। ऑल द मुगल एम्परर को सिंबॉलिक लीडर बनाया गया था, बट दैट करिज्मेटिक लीडर वॉज एब्सेंट। जो हमारे प्रिंसिपल रिबेल थे जैसे नाना साहेब, तांतिया टोपे, कुंवर सिंह या फिर रानी लक्ष्मीबाई, ये जो थे ब्रिटिश अपोनेंट्स की जो जनरलशिप थी उसके आगे उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनके पास एडवांटेज था विथ ऑल ऑफ दैट टैक्टिक्स प्लस उनकी जो आर्म्स एम्यूनेशन और आर्मी का। और अगर हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो दे वर वेरी फॉर्चुनेट इन हैविंग द सर्विस ऑफ मैन ऑफ एक्सेप्शनल एबिलिटीज, जिसमें हम देखते हैं लॉरेंस ब्रदर आएंगे, जॉन निकलसन आएंगे, जेम्स आउटरम, हेनरी हैवलॉक, ह्यूज रॉस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये सब जो होंगे ये बहुत एक्सेप्शनल जनरल्स होंगे जो ब्रिटिश की आर्मी को लीड करेंगे इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। हमने देखा जब हम कॉजेज देख रहे थे रिवोल्ट के कि देयर वर सो मेनी डिफरेंट कॉजेज, हर एक कैटेगरी का एक डिफरेंट कॉज है जिसकी वजह से वो रिवोल्ट की तरफ आते हैं। इनकी जो है कोई एक यूनिफाइड आइडियोलॉजी नहीं है, कोई एक राय, एक एम नहीं है। यहाँ पर क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कॉलोनियल रूल की भी, सब अपने ग्रीवियंसेस की वजह से यहाँ पर आए थे। दे डिड नॉट इवन हैव अ फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम कि ठीक है अगर ये हुआ तो इसके बाद हम क्या करेंगे। कोई पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव या सोसाइटल ऑल्टरनेटिव भी नहीं था कि वी आर गोइंग टू थ्रो द ब्रिटिशर्स आउट एंड उसके बाद हम क्या करने वाले हैं। ये बहुत ही डाइवर्स एलिमेंट था, बहुत डिफरेंट डिफरेंट लोग थे यहाँ पर, हर किसी का रीजन दुख अलग था और सबकी अंडरस्टैंडिंग उस पॉलिटिक्स की भी अलग थी। सो ये जो लैक ऑफ यूनिटी थी हमारे इंडियंस में ये बहुत अनअवॉइडेबल थी। और बाद में हम देखते हैं कि जब मॉडर्न नेशनलिज्म फैलेगा उस वक्त यूनिटी आएगी, इंटीग्रेशन होगा, कॉमन गोल के लिए हम भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अभी 1857 में दिस वाज अननोन टू इंडिया। इनफैक्ट जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा लोगों को एकजुट लाने में, टुगेदर करने में और उनमें दैट नेशनलिज्म की भावना को डालने में। लेकिन 1857 में आइडिया जो था यूनिफाइड नहीं था, इसकी वजह से लेटर ऑन वी सी के कैसे यूनिटी आएगी, लेकिन एट दैट वेरी टाइम इट वाज लैकिंग। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर और था कम्युनल फैक्टर जो था हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। हम पूरे रिवोल्ट में देखेंगे कि कंप्लीट कोऑपरेशन होगा हिंदूज एंड मुस्लिम्स के साथ हर डिफरेंट लेवल पे, चाहे वो सोल्जर्स हो या लीडर्स हो। जितने भी रिबेल्स होंगे वो एक मुस्लिम लीडर को, बहादुर शाह जफर को एक्नॉलेज करेंगे, ठीक है। एंड द फर्स्ट इम्पल्स ऑफ द हिंदू सिपाहीज मीरठ में भी यही होगा कि हम दिल्ली जाएंगे और मुगल एम्पेरियल कैपिटल की उससे साथ देंगे और हम बहादुर शाह जफर को अपना लीडर बनाएंगे। इवन मौलाना आज़ाद का कहना है कि जो टू फैक्ट्स जो थे स्टैंड आउट करते हैं इस पूरी उलझी हुई स्टोरी में और राइजिंग ऑफ 1857 के, उसमें पहला एक ये है कि जो यूनिटी थी हिंदू और मुस्लिम्स में ये बहुत ही कमेंडेबल है। और जो अदर जो है ये जो लॉयल्टी थी लोगों की, जो डीप लॉयल्टी थी, सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आज़ाद पॉइंट्स आउट इज दैट डीप लॉयल्टी फॉर द मुगल क्राउन। ये बहुत उभर कर सामने आई रिवोल्ट ऑफ 1857 के वक्त। जो रिबेल्स थे साथ ही साथ जो सिपाही थे वो हिंदू हो या मुस्लिम एक दूसरे के जज्बात की, सेंटिमेंट्स की इज्जत करते थे।
कैसे काउस लेटर के इमीडिएट बैनिंग was ordered once the revolt was successful कुछ एरियाज में, और जो हिंदूज और मुस्लिम में दोनों रिप्रेजेंट करेंगे लीडरशिप में भी. फॉर एग्जांपल अगर हम नाना साहेब देखेंगे तो हम देखते हैं कि अजीमुल्ला एक मुस्लिम जो उनका पॉलिटिकल प्रोपागेंडा का एक्सपर्ट होगा. देन व्हेन विल टॉक अबाउट रानी लक्ष्मीबाई तो हम देखेंगे उन्हें कितना सॉलिड सपोर्ट मिलेगा अफगान के मुस्लिम सोल्जर्स का. जो इवेंट्स होंगे 1857 के डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि पीपल ऑफ इंडिया जो है और जो पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया है वो सिर्फ कम्युनल या सेक्रेटेरियन नहीं है. लेकिन ये सब ऐसा रुकेगा नहीं और 1858 के बाद चीज़ें बहुत बदल जाएंगी. लेट्स लर्न अबाउट कि क्या था नेचर ऑफ द रिवोल्ट. हमने देख लिया कॉजेज, हमने देखा कोर्स, वो उसका नेचर क्या था. जो व्यूज़ है वो बहुत डिफर करते हैं 1857 के रिवोल्ट के बारे में. कुछ इसे कहते हैं कि ये कुछ नहीं था, बस सिपाहियों की एक म्यूटिनी थी, ऐसा ब्रिटिश हिस्टोरियन एंग्लिसिस हिस्टोरियंस कहते हैं. और वो कहते हैं कि ये बड़ी अनपेट्रियोटिक सेल्फिश सिपाही थे जिनकी कोई लीडरशिप नहीं थी और वो अपने महाज के लिए लड़ रहे थे. हावेवर हम जानते हैं कि ये कंप्लीट पिक्चर नहीं है, दिस इज़ वेरी वन साइडेड अप्रोच, क्योंकि हम जानते हैं कि सिपाहीज के अलावा सिविलियंस ने कितना बड़ा इसमें साथ दिया. और जो डिस्कंटेंट द सिपाहीज का वो एक स्पार्क हो सकता है, लेकिन वो कंप्लीट रिवोल्ट था नहीं. डॉक्टर के दत्ता कंसीडर करते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 को एज अ मिलिट्री आउटब्रेक. उनका कहना है कि इट वाज टेकन एडवांटेज बाय सर्टेन डिसकंटेंट प्रिंस. उनका कहना है कि बेसिकली था तो एक मिलिट्री आउटब्रेक, लेकिन उसे कुछ राजाओं ने और कुछ जमींदारों ने इसका फायदा उठाया और इसे एक नए पॉलिटिकल ऑर्डर देने की कोशिश की. The last mentioned factor gave it an aura of a popular uprising in certain areas. उनका कहना है कि कुछ एरियाज में ये एक पॉपुलर अपराइजिंग के तौर पर उभरा, लेकिन उनका कहना है कि ये कभी भी ऑल इंडिया नहीं था कैरेक्टर में और बड़ा ही रीजनल था, लोकलाइज था, वेरी पुअरली ऑर्गेनाइज इट वॉज. और वो फर्दर कहते हैं दत्ता, ये जो मूवमेंट था इसमें कोहेजन नहीं था, यूनिटी ऑफ पर्पस नहीं था, एंड द वेरियस सेक्शन ऑफ द रिबल्स है वो सब अपने अपने अलग अलग रीजंस की वजह से लड़ रहे थे. एट सम पॉइंट ही इज ट्राइंग टू से कि उनका कोई सेंट्रलाइज लीडर नहीं था, एक यूनिटी नहीं थी पर्पस में, आइडियोलॉजीज अलग थी, ग्रीवियंसेस अलग थे और ये रीजनल था. ये ऑल इंडिया कैरेक्टर कभी नहीं अपना पाएगा, ऐसा कहना है दत्ता का. देन हम देखते हैं कि बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी जब होता है तो रिवोल्ट की अंडरस्टैंडिंग, जो इंटरप्रिटेशन है वो थोड़ी बदल जाती है और इसे एक नया रंग मिलता है और ये रंग होगा वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस. हम देखेंगे कि वी.डी. सावरकर जो हैं इसे लेबल करेंगे एज अ वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस और वो एक किताब लिखेंगे जिसका नाम होगा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. उसमें सावरकर कहेंगे कि जो रिवोल्ट था एक्चुअली ये सिर्फ एक सिपाही म्यूटिनी नहीं था और ये कोई एक्सीडेंटल इवेंट नहीं था, बल्कि ये एक सोचा समझा एक वॉर था आज़ादी के लिए, भारत की आज़ादी के लिए. वो कहते हैं कि ये जो इंस्पायर्ड था लॉफ्टी आइडियल्स के जरिए, ये एक नेशनलिस्ट अपसर्ज था. वेरस डॉक्टर एस एन सेन का कहना है, वो अपनी किताब में लिखते हैं 1857 जो उनकी किताब का नाम है, वो कहेंगे कि जो रिवोल्ट है वो शुरू होता है एज अ फाइट ऑफ रिलीजन, लेकिन ये ख़त्म होते होते एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का रूप इख्तियार कर लेता है. हम जानते हैं कि ग्रीस कार्ट्रिजेस जो थे वो स्पार्क है, वो रिलीजियस स्पार्क से वो बिगिन होता है और डॉक्टर सेन का कहना है कि वो ख़त्म होते होते आज़ादी की लड़ाई का रूप ले लेता है. आर.सी. मजूमदार द वेरी फेमस हिस्टोरियन हैज टू से कि हाउएवर हम इसे कंसिडर करें नीदर द फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एज लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिमेन अनअफेक्टेड. ठीक है, और बहुत से लोगों ने इसमें पार्ट लिया ही नहीं था इस अपसर्ज में. आर.सी. मजूमदार का कहना है कि ना ही ये पहला था, ना ही ये नेशनल था और ना ही ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था. क्यों? क्योंकि लार्ज एरियाज जो थे उन पर असर नहीं हुआ और हर किसी ने इसमें पार्ट नहीं लिया, तो हम इसे एक नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं कह सकते अकॉर्डिंग टू डॉक्टर आर.सी. मजूमदार. मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस का कहना है कि जो 1857 का रिवोल्ट था वो एक स्ट्रगल थी, सोल्जर पेजेंट डेमोक्रेटिक कंबाइन, यानी जो उनका प्रोलिटरेट था, सोल्जर्स जो पेजेंट थे वो लड़ रहे थे फॉरेन रूल के खिलाफ, फ्यूडल बॉन्डेज के खिलाफ और एक लोअर स्ट्रेटा अपर स्ट्रेटा से क्लास स्ट्रगल कर रहा था, ऐसा कहना है मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस का.
जवाहरलाल नेहरू का कहना है कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था वो इसेंशियल फ्यूडल अपराइजिंग था, यानी ये जमींदारों का, हाई क्लास का, पैसे वालों की अपराइजिंग थी जिसमें कुछ नेशनलिस्टिक एलिमेंट्स थे, उनका कहना है उनकी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। वहीं अगर हम एम एन रॉय की बात करें तो उन्हें लगता है कि जो रिवोल्ट था वॉज अ लास्ट डिच स्टैंड ऑफ फ्यूडलिज्म अगेंस्ट कमर्शियल कैपिटलिज्म। वो कहते हैं कि ये फ्यूडलिज्म अगेंस्ट कैपिटलिज्म, कमर्शियलिज्म के खिलाफ था। आरपी दत्त इसके सिग्निफिकेंस इस तौर पर देखते हैं कि ये एक रिवोल्ट था हमारे किसानों का, हमारे पेजेंट्री का, फॉरेन डोमिनेशन, एलियन रूल के खिलाफ, और साथ ही साथ ये एक डिफेंस था हमारे पुराने जमींदारी निज़ाम को बरकरार रखने का और उसे कॉलोनियल ब्रिटिश अप्रोच से बचाने का। We have seen so many different opinions about the 1857 revolt, और हर historian, हर eminent personality sees in a different light. अगर हम रिवोल्ट ऑफ 1857 को देखें तो इट इज़ नॉट ईजी टू कैटेगराइज कि वो एक्चुअल में किस तबके में आता है। हम इजीली वी कैन वाइल वन कैन इजीली डिसमिस सम व्यूज सच एज दोज ऑफ LER रीज, जो कहते हैं कि ये एक वॉर ऑफ फैनेटिक रिलीजियनिस्ट था अगेंस्ट क्रिश्चियंस का। एंड वी नो कि यहाँ पर कभी भी क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट कुछ मेन मोटिव नहीं रहा। सो दिस वी कैन कंप्लीटली नलीफाई दैट दिस इज नॉट ट्रू। TR होम्स जो है उनका कहना है कि ये कॉन्फ्लिक्ट था सिविलाइजेशन और बारबेरियज्म के खिलाफ। अगेन यहाँ पे व्हाइट मैन सुपीरियोरिटी हमें दिख रही है। सिविलाइजेशन ऑफ कोर्स वो खुद को ब्रिटिशर्स को मान रहे हैं और बारबेरिक वो इंडियंस को कह रहे हैं। सो अगेन दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट आउट रिजेक्टेड। One cannot quite go so far as to expect is a war of independence। साथ ही साथ हम इसे ये भी नहीं कह सकते कि आज़ादी की लड़ाई थी, क्योंकि यहाँ पे द कंसेप्ट ऑफ इंडिया वाज नॉट मच देयर बिकॉज सबके रीजनल अपने अपने अलग अलग ग्रीवियंसेस थे। हाँ, इसमें सीड ऑफ नेशनलिज्म बोया डेफिनेटली। क्या ये एंटी इंपेरियलिस्ट था, कॉलोनियलिज्म के खिलाफ आवाज उठा रहा था? श्योर। ये नेशनहुड को एक तरीके से बढ़ावा आगे जाकर देगा? यस। बट क्या ये आजादी थी, भारत की लड़ाई की आजादी थी? नो। It is very doubtful in the separate community that participated in the revolt did so because they felt a common nationhood। ये थोड़ा dicey है for us to understand। Furthermore, जो सदर्न सेक्शन था वो इस रिवोल्ट का पार्ट क्यों नहीं था? ईच ऑफ द लीडर्स जो थे वो सदर्न इंडिया का, में सोचने का एक सवाल आता है कि वाई द सदर्न पार्ट वाज नॉट मच इनटू द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो हमने एक इसकी अंडरस्टैंडिंग देखी थी कि जो 1857 से पहले के रिवोल्ट थे या रिबेलियंस थे, अपराइजिंग्स थी, उन्हें इतनी मर्सिलेसली, इतनी ब्रूटली कुचल दिया गया था कि दे वर क्वाइट वीक इन ऑर्डर टू राइज अगेन in front of the Britishers। Like just see few views again 57 के रिवोल्ट के बारे में। एरिक स्टोक्स का कहना है कि जो 1857 है बहुत फॉर्मली स्टैंड करता है हमारी हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग में। Not of course it was a direct product of social forces blowing off the political curse, but rather fortuitous conjuncture that laid these forces bane। ये ऐसा नहीं है कि हमारा समाज जो है हमारी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को कुचलने के लिए आया था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि वो यहाँ पे उसे कंपेयर करते हैं कि 1848 में यूरोप में जो हुआ था, जो डिस्पैरिटीज थी उसके खिलाफ जैसे अपराइजिंग की गई थी, क्या था सोसाइटी मूविंग इनटू द अर्ली स्टेजेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। वो कहते हैं कि ये एक तरीके से सोसाइटी का एक कदम आगे था मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाने का। SB चौधरी कहते हैं कि जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, इट सर्टेनली वॉज एज इन द होल कैनवास ऑफ द रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इट वुड बी डिफिकल्ट टू फाइंड अ पैरेलल। वो कहते हैं कि अगर हम भारत की पूरी हिस्ट्री भी देखें तो 1857 में जो जाइगेंटिक, जो इतना कॉलोनियलिज्म के खिलाफ, एलियन रूल के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई की गई, इसका पैरेलल ढूंढना, इसका मुकाबिल ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। और हमने देखा है कितने प्रोविंसेस ऑफ इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उनका कहना है कि कभी भी इंडिया में इतना लास्टिंग, कंटिन्यूअस, एक साल से ज़्यादा चलने वाला, साइमल्टेनियसली हर रीजन में चलने वाला हमें नहीं मिलता है, और ये एक एलियन रूलिंग पावर के खिलाफ था। तो ये डेफिनेटली फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, ऐसा कहना है SB चौधरी का। RC मजूमदार अगेन सेज दैट इट इज़ डिफिकल्ट अवॉइड करना कि इसके जो कंक्लूजन आए सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के, जैसे हमने अभी जस्ट डील किया कि इट्स नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मजूमदार जो हैं इसे कंप्लीटली रिजेक्ट करते हैं द नोशन कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था।
देन ताराचंद हैज टू से दैट हमें ये एडमिट करना होगा कि जो ये वॉर थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ये इंस्पायर्ड नहीं थी कोई नेशनलिज्म के सेंटिमेंट के, क्योंकि उनका कहना है कि 1857 में इंडिया जो पॉलिटिकली एज अ नेशन एकजुट नहीं था। हिंदूज और मुस्लिम जो है कॉपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ, लीडर्स एंड फॉलोअर्स ऑफ द टू कम्युनिटी वो लोग अपनी पर्सनल लॉयल्टीज भी निभाएंगे। उनकी कोई लॉयल्टी मदरलैंड नेशन इंडिया एज एकजुट नहीं होगी, वो अपने अपने डिफरेंट रीजंस की वजह से लड़ेंगे, ऐसा कहना है ताराचंद का। अब हम अगर साउथ की जैसे हम बात कर रहे थे, हम जानते हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857 में हर एक का पर्सनल कॉज था रिवोल्ट करने का, उनके पर्सनल इंटरेस्ट थे अगर वो रिवोल्ट के बाद उन्हें क्या प्रोटेक्ट करना था। हाउएवर डॉक्टर सेन पॉइंट आउट करते हैं कि जो नेशनल रिवोल्यूशन होता है, अब मोस्टली वो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी का वर्क होता है, और जब तक उन्हें मासेस का सपोर्ट नहीं मिलेगा वो इवेंचुअली सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। वन में से दैट कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था वो फर्स्ट ग्रेट स्ट्रगल था इंडियंस का ब्रिटिश को बाहर निकालने के लिए। लेकिन इस व्यू पर भी बहुत सारे जो हिस्टोरियंस है, इतिहासकार है, सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि इससे पहले भी अर्लियर अपराइजिंग जो है इक्वली सीरियस एफर्ट्स की गई है फॉरेन को बाहर निकालने के लिए, सो उन्हें भी सेम अटेंशन देना चाहिए जो हम इसे दे रहे हैं। एस बी चौधरी ऑब्जर्व करते हैं कि जो रिवोल्ट है ये पहला कंबाइन अटेम्प्ट है बहुत सारी डिफरेंट क्लासेस का, और वो एकजुट आकर फॉरेन पावर को आवाज लगा रहे हैं। उनका कहना है कि दिस इज अ रियल इफ रिमोट अप्रोच ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट टू इंडिया ऑफ अ लेटर एज। वो कहते हैं कि बाद में होने वाली चीजों का ये एक पहली झांकी है कि क्या होने वाला है। पर्सिवल स्पेयर का कहना है कि द पैशंस ऑफ द म्यूटिनियर्स वो सेंटर्ड ऑन द ग्रीवेंसेस नॉट ऑन लार्जर आइडियल्स। यहाँ पे लार्जर आइडियल्स वही नेशन की बात हो रही है, यहाँ पर आज़ादी हासिल करना उनका मकसद नहीं था। उनका जो सेंटर्ड था उनका अपने ग्रीवेंसेस, अपने दुख पर जो रिबेल्स थे, म्यूटिनियर्स थे, उनका पॉइंट था। एसन सेन कहते हैं कि जो म्यूटिनी है ये रिवोल्ट बन जाती है और देखते ही देखते एक पॉलिटिकल नेचर आ जाता है। जब म्यूटिनियर्स मीरठ से पहुंच कर जाते हैं दिल्ली, और वहाँ की जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी होती है और जो वहाँ के लोग होते हैं वो सब इसके फेवर में काम करते हैं। और देखते ही देखते ये जो रिलीजन से, ये जो शुरू होता है ग्रीस कार्ट्रिजेस से, रिलीजन से, वो कैसे एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में तब्दील हो जाता है। ये ओपिनियन है एस एन सेन का। जॉन लॉरेंस लिखते हैं, had a single leader of ability arisen among them, we must have been lost beyond redemption। जॉन लॉरेंस का कहना है कि एक भी इंडियन लीडर जो था इस रिबेलियन का वो उतनी सीरियस और उतनी ग्रेट एबिलिटी का नहीं था। अगर ऐसा हुआ होता तो इतना ज़्यादा इन्हें मास सपोर्ट था कि हम बहुत बुरी तरीके से हार जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये कहना है जॉन लॉरेंस का, जो कि एक ऑफकोर्स कितने इंपॉर्टेंट जनरल थे इंग्लिश आर्मी के। हम जानते हैं कि मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन इज ऑलवेज अबाउट द क्लास स्ट्रगल, तो अकॉर्डिंग टू देम इट इज कि रिवोल्ट जो था 1857 का ये स्ट्रगल था, जैसे हमने अभी देखा, सोल्जर पेजेंट का और उनके डेमोक्रेटिक कॉम्बिनेशन का अगेंस्ट फॉरेन इंपेरियलिज्म, ये क्लास स्ट्रगल था। स्टैनली वॉलपर्ट लिखते हैं कि जो इट वॉज फार मोर देन म्यूटिनी, ये सिर्फ एक सोल्जर्स की म्यूटिनी नहीं थी, ये उससे बहुत ज़्यादा थी। लेकिन ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी नहीं थी, ये इन दोनों के बीच का था। नीदर इट वॉज जस्ट अ म्यूटिनी नॉर इट वॉज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये तो हमने देख लिया नेचर, व्यूज क्या थे हिस्टोरियंस के, लोगों की ह्यूमैनियन पर्सनैलिटीज के। बट हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ जब होगी तो वो एक बहुत लंबा अपना इफेक्ट, अपना रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस छोड़ जाएगी। सो लेट्स सी क्या हुआ रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद। ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया में, और इसके जो इफेक्ट्स हैं बहुत दूर तक जाएंगे, बहुत फार रीचिंग होंगे। हम जानते हैं कि सप्रेस रिवोल्ट कंप्लीटली हो उससे पहले ही अगस्त 2 1858 में ही एक एक्ट पास कर दिया गया, और इस एक्ट में डिक्लेयर करती है क्वीन विक्टोरिया कि जो सवरन ऑफ ब्रिटिश इंडिया है वो प्रोवाइड करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, ये एक मेंबर होंगे ब्रिटिश कैबिनेट के, और जो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी कंट्री की, वो अब अज्यूम कर ली जाएगी ब्रिटिश क्राउन के जरिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ पावर। क्या पावर जो है ब्रिटिश क्राउन के पास आ जाएगा, जो पहले था कंपनी के पास।
अब ये जो अजम्पशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बाय द सॉवरेन ग्रेट ब्रिटेन, इट वाज अनाउंस्ड बाय हुम, इंपॉर्टेंट अगेन, लॉर्ड कैनिंग। कहाँ पर ये अनाउंस करते हैं? तो ये अनाउंस किया जाता है इलाहाबाद में, और ये बहुत फेमसली कहलाता है क्वींस प्रोक्लामेशन, और इसकी डेट होगी नवंबर द 1st 1858। वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ओके, अब जो बहुत सारे यहाँ पे प्रोमिसेस किए जाएंगे इस प्रोक्लामेशन में, बहुत चीजें कही जाएंगी पॉजिटिव भी, ताकि इंडियंस फिर से रिवोल्ट ना करे, चीज़ों को बदला जाएगा ताकि वो बेटर कंट्रोल कर सके अगर ऐसी सिचुएशन फिर आती है। अगर हम क्वीन के प्रोक्लामेशन की बात करें तो ये जो कहेंगी उसमें कि जो एरा ऑफ एनेक्सेशन था, एन एक्सपांशन था, वो अब खत्म हो गया है। अब भारत में हम एक्सपांशन या एनेक्सेशन को नहीं देख रहे हैं। वो कहेंगी इसमें कि हम प्रॉमिस करते हैं कि हम रिस्पेक्ट करेंगे डिग्निटी और राइट्स को आपके नेटिव प्रिंस की, यानी जो भारतीय जो हमारे राजा थे, जो हमारे नेटिव प्रिंस थे, उनके साथ जो सुलूक किया जा रहा था वो उसके लिए कहेंगे कि अब हम उन्हें डिग्निटी और ऑनर देंगे, उन्हें उनके हक देंगे। साथ ही साथ वो कहेंगे कि जो इंडियन स्टेट्स होंगे अब उन्हें रिकॉग्नाइज करेंगे पैरामाउंटेसी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन के अंडर, और उन्हें हम ट्रीट करेंगे एज द पार्ट्स ऑफ सिंगल चार्ज, हम उन्हें अब वो डिग्निटी देंगे। जो पीपल ऑफ इंडिया है उन्हें प्रॉमिस किया गया कि आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन दी जाएगी और हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, ना ही हमारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स आपके इंटरनल रिलीजियस मैटर्स में, हम आपके धर्म में कोई भी मदाखलत नहीं करेंगे। साथ ही साथ जो प्रोक्लामेशन था वो और प्रॉमिस करेगा इक्वल एंड इम्पार्शियल प्रोटेक्शन के, जो भी यहाँ पे लॉ है इंडियंस और ब्रिटिशर्स, इंडियंस और यूरोपियंस के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं किया जाएगा। हम आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे गवर्नमेंट की सर्विसेज में, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा जो कि बहुत हाई था। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो प्रैक्टिसेस वुड बी गिवन ड्यू टू रिगार्ड वाइल फार्मिंग एंड फ्रेमिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग द लॉ, किसी भी लॉ में कोई भी अपॉर्चुनिटी के वक्त हम कोई भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। आर्मी की बात करते हुए कहा गया कि जिस तरीके से आर्मी फोर फ्रंट पे थी इस आउटब्रेक पे, वॉज थरोली रिकॉग्नाइज। जो ब्रिटिश की मिलिट्री पॉलिसी है बहुत बदलेगी इसके बाद, और जो आइडिया ऑफ डिवीजन था और काउंटर पॉइस था वो भी बदलेगा। अब जो ब्रिटिश है वो डिपेंड नहीं करेंगे इंडियन लॉयल्टी पर, क्योंकि वो एक बार देख चुके हैं कि कितनी बुरी तरीके से उनके खिलाफ रिवोल्ट किया जाएगा। सो हम देखेंगे कि जो इंडियन सोल्जर्स का जो नंबर होगा ब्रिटिश आर्मी में बहुत ड्रामेटिकली, बहुत बड़े तौर पर कम हो जाएगा, और नंबर ऑफ सोल्जर्स बढ़ेंगे यूरोपियन के खुद, यानी अब वो इंडियंस पर उतना भरोसा नहीं करेंगे आर्मी के पॉइंट पर। हम देखेंगे जो डिवाइड और रूल की पॉलिसी है वो खुलकर अपनाई जाएगी, और सेपरेट यूनिट मतलब कास्ट के नाम पर, कम्युनिटी, रीजन, रिलीजन, हर किसी के नाम पर लोगों को बांटा जाएगा। हम देखेंगे जो रिक्रूट्स है वो भी टू बी ड्रॉन फ्रॉम द मार्शल रेसेस। हम देखेंगे ज्यादातर जो रिक्रूटमेंट होगा वो पंजाब, नेपाल और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर के मार्शल रेसेस से किया जाएगा, और एफर्ट्स वाज मेड टू कीप आर्मी अवे। और जो सिविलियन पॉपुलेशन है, जो आम मासेस है, उनसे आर्मी को दूर रखने की कोशिश की जाएगी ताकि फिर से रिवोल्ट जैसी सिचुएशन ना हो पाए। एक आर्मी अमालगमेशन स्कीम लाई जाएगी 1861 में, और इसकी वजह से क्या होगा, इट मूव द कंपनीज, यूरोपियन जो ट्रूप्स होंगी उन्हें सर्विस ऑफ द क्राउन में डाल दिया जाएगा, और जो यूरोपियन ट्रूप्स इंडिया में हैं उन्हें कॉन्स्टेंटली रिवैम्प किया जाएगा, और बार बार उन्हें पीरियोडिकली विजिट टू इंग्लैंड होगा ताकि बार बार वो न्यू इक्विपमेंट्स जान सके, न्यू ट्रेनिंग ले सके, उन्हें स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। एक ऑल इंडिया आर्टिलरी यूनिट्स होगी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेन बैटरीज, वो डिफंक्ट कर दी जाएंगी, और जितनी भी हायर पोस्ट अब होंगी आर्मी में या आर्टिलरी डिपार्टमेंट में, सब की सब सिर्फ और सिर्फ यूरोपियंस को मिलेंगी। पहले भी इंडियंस को इसका मिलने का चांस बहुत कम था, बट अब कंप्लीटली कोई इंडियन कोई इतने इंपॉर्टेंट पोस्ट पर नहीं होगा। हम देखेंगे कि जो फर्स्ट डिकेड होगा 20th सेंचुरी, कोई भी इंडियन को डिजर्विंग नहीं माना जाएगा कि वो किंग्स कमीशन में आए, या फिर इंग्लिश रिक्रूट जो है उन्हें हमेशा ही सुपीरियर कंसिडर किया जाएगा इंडियन ऑफिसर के आगे, इवन वाइस रॉय की कमीशन में भी। हम देखेंगे जो पहली एक रिफॉर्मिस्ट जील थी, या जो सेल्फ कॉन्फिडेंट विक्टोरियन एटीट्यूड था, लिबरलिज्म था ब्रिटिशर्स का, वो अब खत्म हो जाएगा, और जो मैनी लिबरल होंगे ब्रिटेन में वो शुरू करने लगेंगे कि अब इंडिया जो है वो बियॉन्ड रिफॉर्म हो चुका है,
और ये जो न्यू अप्रोच होगा, उनका कंजर्वेटिव जो ब्रांड ऑफ लिबरलिज्म होगा, इसकी वजह से it was called by Thomas Metcalfe had the solid support of conservative and aristocratic classes of England who espouse a complete non-interference. अब जो पॉलिसी होगी वो कंप्लीट नॉन इंटरफेरेंस की होगी, और वो कह देंगे कि आपका जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है, आपका जो रस्म रिवाज है, जो इंडियन कस्टम्स है, हम उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। और इसी के साथ हम देखते हैं जो एरा ऑफ रिफॉर्म होगा वो अपने अंत पर आ जाएगा। अब वो ये नहीं सोचेंगे कि वी वांट टू रिफॉर्म देम, और उनका जो अब आइडियोलॉजी होगा वो बड़ा ही कंजर्वेटिव हो जाएगा, और जो ब्रिटिश अंपायर इन इंडिया होगा वो और ऑटोक्रेटिक और जारहाना हो जाएगा, और वो डिनाई करेंगे एस्पिरेशन इवन इंडियन एजुकेटेड लोगों की पावर शेयर करने में। और लॉन्ग टर्म में हम देखेंगे कि इनका जो एटीट्यूड हो जाएगा ये बड़ा ही काउंटर प्रोडक्टिव होगा उनके अंपायर के लिए। इसकी वजह से जो एजुकेटेड इंडियंस होंगे, हमारे जो मिडिल क्लास इंटेलिजेंसी होगा, वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, और यही फ्रस्ट्रेशन राइज देगा हमारे मॉडर्न नेशनलिज्म को, जिसके सीड्स 1857 का रिवोल्ट बो चुका है। हम देखेंगे कि उनकी जो पॉलिसी होगी डिवाइड एंड रूल की, वो कैसे स्टार्ट हो जाती है रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद, क्योंकि वो देख चुके हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी 57 के रिवोल्ट में। सो अब वो हर तौर पर उन्हें डिवाइड करने की कोशिश करेंगे ताकि आसानी से रूल किया जा सके। देन विल सी कि जो सोशली वहाँ पे इरेमेडिबल डिटेरियोरेशन हो जाएगा, और जो ब्रिटिश की टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगी जैसा हमने देखा, और एक पीरियड ऑफ सिस्टमेटिक इकोनॉमिक लूट शुरू हो जाएगी ब्रिटिशर्स के ज़रिए, और वो बस इंडिया की इकोनॉमी को कम्प्लीटली एक्सप्लॉइट करेंगे, और जैसे उनका पूरा फोकस ही अब टेरिटरी से हटकर इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन की तरफ चला जाएगा। क्वींस प्रोक्लामेशन के कॉन्टेक्स्ट में बर्नार्ड कॉर्न कहते हैं कि अगर हम कंसेप्चुअल टर्म्स में देखें तो जो ब्रिटिश है उन्होंने स्टार्ट किया था यहाँ पर रूल्स एज एन आउटसाइडर्स। जब वो यहाँ पर आए तो आउटसाइडर्स थे, तो स्लोली स्लोली वो इनसाइडर्स बनते चले गए। अब जब वो वेस्ट कर चुके हैं इन देयर मोनार्क द सोवेरेनिटी ऑफ इंडिया, कैसे वो आउटसाइडर्स से जर्नी करते हैं इनसाइडर्स की, और कैसे अब जो है उनका मोनार्क जो है सोवेरेन ऑफ इंडिया बन गया है। क्वींस का जो प्रोक्लामेशन था 1858 का, उनके अकॉर्डेंस में एक और बात की गई कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट है 1861 का, वो भी इसके अकॉर्डेंस में पास किया गया, और इसके साथ ही एक इम्प्रेशन दिया गया कि क्वीन के आगे हर कोई इक्वल है, चाहे आप कोई भी रेस के हो, कोई भी क्रीड के हो। लेकिन हम रियलिटी में जानते हैं कि वो इस तरीके से ये सब फ्रेम आउट किया गया था कि हायर सर्विस में सिर्फ कॉलोनाइजर्स ही भरे पड़े थे, इंडियंस को इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। रेशियल हेट्रेड जो था वो अभी ऑल टाइम हाई था, और एक एक तरीके का सस्पिशन, एक शक भर गया था इंडियंस के खिलाफ ब्रिटिशर्स में, और इसकी वजह से ये सबसे बुरी लीगेसी थी रिवोल्ट की कि अब वो जो एक शक था वो बहुत ज़्यादा था। जो न्यूज़पेपर्स थे या फिर जो जर्नल्स थे इन ब्रिटेन पिक्चराइज जो इंडियंस को बहुत ही सब ह्यूमन क्रीचर, यानी उन्हें इंसान ही नहीं समझा जाता था, और उन्हें ऐसा कहा जाता था कि उन्हें बस फोर्स के जरिए दबा के रखना ही एक ओनली ऑप्शन है। और जो इम्पेरियलिज्म के प्रोपोनेंट्स हैं इंडिया में, वो इंडियन पॉपुलेशन को अनवर्दी करार देते थे उनके ट्रस्ट के, उनके भरोसे के, और उन्हें सिर्फ और सिर्फ इंसल्ट और कंटेम्प्ट दिया जाता था। पूरा जो सिस्टम था इंडियन गवर्नमेंट का, उसे फिर से बनाया गया, उसे रीमॉडल किया गया, और अब अपने आप को मास्टर रेस, सुपीरियर रेस के तौर पर दिखाया गया, जस्टिफाई की गई वाइट मैन्स बर्डन थियोरी को, जो हम शुरू से देखते आ रहे हैं, और जो एक गल्फ था बिटवीन द इंडियंस एंड द ब्रिटिशर्स, वो बढ़ते चला गया, और आगे हम और वायलेंस देखेंगे ब्रिटिशर्स के हाथों। कितना इंपॉर्टेंट रहा ये रिवोल्ट, क्या किया इस रिवोल्ट ने, और व्हाट इज द इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। सो अगर हम बात करें फॉर द ब्रिटिश, ये एक बहुत यूजफुल प्रूव होता है ये बताने को the glaring shortcomings in the company's administration and its army which they rectified promptly। ये जो 1857 का रिवोल्ट है ब्रिटिशर्स के लिए एक अलार्म था, उन्हें समझ में आया कि उनकी आर्मी में और उनके एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कमी है, और वो इसे फौरन इसे सुधार लेंगे, रेक्टिफाई कर लेंगे। वो जो डिफेक्ट्स हैं वो लोगों को, दुनिया को कभी समझ में नहीं आए होते अगर रिवोल्ट ऑफ 1857 नहीं होता, बिकॉज हर कोई समझता था कि ब्रिटिशर्स इनविंसिबल है,
उनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। लेकिन जब 1857 का रिवोल्ट होता है तो लोगों की आंख खुल गई और उन्हें समझ में आया कि इसमें भी कितने डिफेक्ट्स हैं, कितने लूप होल्स हैं, लेकिन इन नो टाइम उन सभी को भर दिया गया। अगर हम इंडियंस की बात करें तो जो 1857 का रिवोल्ट है बहुत मेजर इन्फ्लुएंस करेगा हमारी स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम को, हमारी आज़ादी की लड़ाई को, क्योंकि इसकी वजह से हमें समझ में आया कि हमारे लोगों के क्या दुख है, हमारे सिपाही क्या सह रहे हैं, हमारे जेन्युइन कंसर्न्स क्या है। एंड इट वाज आल्सो ऑब्वियस कि जो हमारे प्रिमिटिव आर्म्स और अम्यूनेशन है वो ब्रिटिशर्स का कोई मैच नहीं है। हमें एडवांस वेपन्स चाहिए अगर हमें ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ना है। हमें समझ में आया कि जो अट्रॉसिटीज हैं बोथ साइड वो शॉक कर देंगी हमारे इंडियन इंटेलेक्चुअल्स को, और वो कन्विंस हो जाएंगे कि वॉयलेंस वॉज टू बी एस्कीम्ड इन एनी स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। उन्हें समझ में आएगा कि अब फ्रीडम की लड़ाई के लिए हमें नए तरीके सूझने होंगे। हमारे जो मिडिल क्लास में जो एजुकेटेड लोग थे, जो हमारा इंटेलिजेंसिया था जो बहुत तेजी से बढ़ रहा था, वो वायलेंस में बिलीव नहीं करेगा। वो सोचेंगे कि हमें एक ऑर्डरली अप्रोच देना है इन सभी को। लेकिन 1857 की जो रिवोल्ट है उससे ये स्टैब्लिश हो जाएगा कि जो हमारे लोकल ट्रेडिशन ऑफ रेजिस्टेंस है ब्रिटिश रूल के, ये हमें हेल्पफुल तो होंगे इन द कोर्स ऑफ नेशनल स्ट्रगल। और लेटर और हम देखेंगे कि कैसे आज़ादी की लड़ाई में अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए गए इन ऑर्डर टू डिफाई देम। कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है, कैसे मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट रेवोल्यूशनरीज अलग अलग आइडियोलॉजीज और अप्रोचेस के जरिए आज़ादी लेने की कोशिश की जाती है। लेट्स हैव अ वेरी क्विक समरी। हम हमारे चैप्टर 7 के एंड पर आ गए हैं, बट वेरी क्विकली विल जस्ट ट्राई टू सी कि हमने क्या देखा पूरे चैप्टर पर। हमने देखा कि जो रिवोल्ट था उसके बहुत सारे कॉजेस थे। वो इकोनॉमिक कॉज था जिसकी वजह से हमारे पर टैक्सेशन बढ़ रहा था, रेवेन्यू गलत था, लैंड असेसमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा था, डेथ साइकिल थी, ज़मींदार जो है बहुत ज़्यादा टायरनी कर रहे थे। देन वी हैव सीन पॉलिटिकल कॉजेज में कैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलायंस, ब्रिटिशर्स का एनेक्सेशन, हमारे नेटिव रूलर्स को दबाना, ये सब पॉलिटिकल कॉज बनता है। देन वी हैव सीन मिलिट्री कॉज में सिपाहीज के साथ कितना गलत ट्रीटमेंट था, उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। रिलीजियस रीजन से जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट था और कैसे उन्हें प्रमोशन नहीं मिलता था। ऑल ऑफ दैट वाज अ मिलिट्री कॉजेज। वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि सेंटर क्या था और उसके लीडर कौन थे। दिल्ली जनरल बख्त खान, कानपुर में नाना साहेब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में कुंवर सिंह भगत, बागपत में शामल। वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि विच लीडर वॉज इन विच रीजन। सिमिलरली ब्रिटिशर्स की तरफ से भी कि दिल्ली पर कौन था, तो विलोबाय, निकलसन, हटसन। कानपुर में व्हीलर, कॉलिन कैम्बल। लखनऊ की अगर हम बात करें तो देवर लॉरेंस, ब्रिगेडियर इंग्लिश, देन हैवलॉक, जेम्स आउटराम, कॉलिन कैम्बल। झांसी में वेरी इंपॉर्टेंट सर ह्यूज रोज। बनारस की बात करें तो कर्नल जेम्स नील। वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द नेम्स अगेन। फिर हमें समझने की जरूरत है कि क्यों हमें फेलियर का सामना करना पड़ा। तो हमारा सोशल बेस लिमिटेड था, वी डिड नॉट हैव दैट मच रिसोर्सेज ब्रिटिशर्स से कंपैरिजन में, हमारी सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी, हमारी कॉमन कोहेरेंट आइडियोलॉजी नहीं थी, हमारे अलग अलग ग्रीवियंसेस थे और हम बटे हुए थे। देन वी हैव सीन के कुछ कहते हैं कि ये नेशनल रिवोल्ट था, सम सेज कि ये नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं थी, वी.डी. सावरकर इसे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस करार देते हैं। एरिक स्टोक्स कहते हैं कि ये सिर्फ एलिटिस्ट था। देन जेम्स आउटराम कहते हैं कि ये मोहम्मदन कॉन्स्पिरेसी थी हिंदू ग्रीवियंस के साथ साथ। देन कुछ लोग जैसे टी.आर. होम्स, जिसे बड़ा ही रिजेक्ट किया जाता है इस आउटलुक को कि ये सिविलाइजेशन वर्सेस बारबेरिज्म था, यहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन झलकता है इस स्टेटमेंट से। देन कुछ कहते हैं कि दिस वॉज नथिंग बट जस्ट उनके पर्सनल रीजंस की वजह से वो उठ कर आए थे, इसमें कोई नेशनल आउटलुक नहीं है। we see a huge spectrum of ideologies and opinions with regard to 1857 का रिवोल्ट। इसका कंक्लूजन क्या हुआ कि ये पहली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो ना रही, लेकिन इसकी वजह से नेशनलिज्म का जज्बा फैला और एलियन रूल को खत्म करने के जज्बात उमड़े। इसका इफेक्ट क्या हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट, क्राउन का टेक ओवर हो गया, क्वीन का प्रोक्लामेशन आया, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत चेंजेस की गई, आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया गया और रेशियल हेट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद व्हाइट म्यूटिनी भी वी हैव सीन। दैट वाज ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 7 जो कि था रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे